हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। और जैसा कि हमने पहले इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में देखा कि 1773 में एक एक्ट आया था जिसको हमने कहा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग इसलिए कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी लंदन में, वो अब रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरफियर कर चुकी थी। ये पहला कानून था, लेकिन इस कानून में कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसको सुधार करने की मांग बहुत जल्दी शुरू हो गई। और इसके लिए 1781 में दो कमेटी बनी। एक को हम कहते हैं सेलेक्ट कमेटी और दूसरे को बोलते हैं सीक्रेट कमेटी। ये दो कमेटीज़ बनी और इनके रिपोर्ट के आधार पे जो कमियां थी उसको सुधार करने की कोशिश की गई। तो हम इससे बेहतर है कि मुझे लगता है कि हम एक एक पॉइंट रटें, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा पहले सेक्टर डिवाइड कर लेते हैं कि मेजर प्रॉब्लम कहाँ थी। यदि हम इसको समझ लें तो इस एक्ट को समझना आसान हो जाएगा। तो एक तो प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, जो 1774 में इस्टेब्लिश हुई सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर के प्रॉब्लम थी। और दूसरा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी सलाह देने के लिए, इस काउंसिल में प्रॉब्लम थी। अब यहाँ जो प्रॉब्लम थी, इसको दूर करने के लिए 1781 में ही एक एक्ट आया जिसे हम कहते हैं अमेंडिंग एक्ट। अमेंड का मतलब ये होता है सुधार करना। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, सुधार करना। तो 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आया और इसने क्या किया, इसने दो चीज़ें कही। पहली चीज़ तो ये कि जो क्षेत्र था इसका सुप्रीम कोर्ट का, यह पहले डिफाइन नहीं था, बहुत स्पष्ट नहीं था। तो इस चीज़ को लेकर एक विवाद हुआ कि एक्चुअली ये जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है, यह इसके तहत किस प्रजा को, क्योंकि वहाँ इंडियंस भी थे, वहाँ ब्रिटिश भी थे, इंडियंस में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो आखिर इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। तो यहाँ क्लियर किया गया, जो पहले एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि यह केवल ब्रिटिश के लिए है, उसको संशोधन करके कहा गया कि ऑल, यानी जो इसका जुरिस्डिक्शन है वह सब पर, यानी अंग्रेजों पर भी और भारतीयों पर भी समान रूप से लागू होगा। तो ये एक पहली चीज से क्लियर की गई थी, किससे? अमेंडिंग एक्ट से। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो हिंदू लॉ हैं और जो मुस्लिम लॉ हैं, जब सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं या मुसलमानों से जुड़े हुए मसलों पे विचार करेगी, तो उसे जो हिंदू ट्रेडिशन है और जो मुस्लिम ट्रेडिशन है, उनके जो अपने लॉज हैं, उनको भी अपने नज़र में रखेगी, उनका सम्मान करेगी। तो पहला जो पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर करके था। जो पहले ब्रिटिश था उसे अब क्या कर दिया गया? ऑल कर दिया गया। सभी जो उस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में आ रहे हैं। दूसरी जो चीज़ थी वह यह थी कि आपको याद होगा कि उसमें हमने कहा था कि जो एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई थी, काउंसिल और गवर्नर जनरल
या गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये टोटलिटी में यदि कोई लॉज, कोई रेगुलेशन, कोई पॉलिसी कुछ भी बनाते थे, कोई निर्णय लेते थे, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता था, उसको रजिस्टर करना होता था कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या किया गया इस अमेंडिंग एक्ट से कि यह जो कंपल्सन था इसको खत्म कर दिया गया। तो दो मेजर चीज आए, उसके क्षेत्र को डिफाइन किया गया कि अब यह सुप्रीम कोर्ट केवल ब्रिटिश सिटीजन नहीं, वह सभी लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं सब पर इसका अधिकार होगा और सभी लोग यहाँ अपील कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो गवर्नर और उसकी काउंसिल थी वह अपनी पॉलिसीज, निर्णय, रूल, रेगुलेशन, लॉज को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर नहीं कराएगी। आप कह सकते हैं कि एक स्वतंत्रता उनको दी गई। तो ये तो जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला था वह 1781 में इसको हल कर दिया गया। लेकिन जो काउंसिल वाला मामला था और जो दूसरे अन्य मामले थे उनको पिट्स इंडिया एक्ट के तहत डील किया गया। कब? 1784 में। तो अब हम देखते हैं कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है उसमें क्या क्या व्यवस्था है। लेकिन उसके पहले आपको जानना चाहिए कि इसको हम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं। इसको हम इंडिया एक्ट भी कहते हैं, इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं। तीनों नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। जाहिर सी बात है सबके आगे क्या होगा? 1784। लेकिन जो पॉपुलर नाम है वह है पिट्स इंडिया एक्ट के। तो पिट्स नाम क्यों पड़ा? पिट्स नाम ये इसलिए पड़ा कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के, उनका नाम था विलियम पिट। चूंकि पिट ने पार्लियामेंट में इस एक्ट को रखा था तो उनके नाम पर ही इसका क्या हो गया? पिट से पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें कि ये इंग्लैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और मात्र 24 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए थे कंजर्वेटिव पार्टी से। और इसीलिए इन्हें विलियम पिट्स द यंगर कहा जाता है। यंगर दोनों संदर्भ में बड़े कम उम्र में बन गए और दूसरा ये कि इसके पहले इनके पिताजी भी वहाँ रूलिंग पार्टी में रह चुके थे। तो आपको याद क्या करना है? याद ये करना है कि जो पिट्स नाम पड़ा वह एक्चुअली उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स के नाम पे पड़ा। अब हम देखते हैं संशोधन क्या हुआ। तो बैकग्राउंड में हमने देखा कि काउंसिल को लेकर के प्रॉब्लम थी। तो काउंसिल में क्या हुआ? आप फिर 1773 को याद कीजिए। वहाँ जो काउंसिल थी उसका कंपोजिशन क्या था? 1+4 था। अब आप कहेंगे कि सर 1+4 में प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे उस समय, जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा बनाया गया, तो कहा यह गया कि इसका कोरम क्या होगा? 3 होगा। तो फैसला तो बहुमत से होगा। लेकिन गवर्नर जनरल को केवल कास्टिंग वोट क्या होता है? जब दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, यानी 2+2 एक तरफ समर्थन में और 2 विरोध में हो गए, उस समय गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट, जिसको कहते हैं निर्णायक वोट, डाल सकता था। लेकिन सोचिए कि ये 3 और 1 हो जाता, गवर्नर कुछ नहीं कर पाता था। ये 2 और 1 हो जाता
तब भी यह कुछ नहीं कर पाता था। तो हुआ ये कि एक सज्जन तो हमेशा अब्सेंट रहते थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बहुत ही दिक्कत पड़ी थी, और इस कारण जो पहला काम किया गया वह यह कि 1+4 के कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया गया, 1+3 कर दिया गया। यदि एक और एक हो जाए तो कास्टिंग वोट गवर्नर डाल करके अपना निर्णय मनवा लेता था। तो ये एक सहूलियत हो गई। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि काउंसिल का जो कंपोजिशन था वह चेंज हुआ, 1+4 की जगह 1+3। और याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कंपोजिशन था, 1+3। तो याद कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और इस एक्ट के बाद काउंसिल का कंपोजिशन भी वही हो गया, 1+3 और 1+3। तो ये पहला चेंज था। दूसरा जो चेंज हुआ वह था, और यह एक बहुत मेजर चेंज था जिसको आप कह सकते हैं, काउंसिल को आप सीधे से लिख दीजिए, 1+4 की जगह ये क्या हो गई, 1+3 हो गई। दूसरा जो मेजर चेंज किया गया कि कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो फंक्शन थे उसको दो भागों में बांट दिया गया। डुअल कंट्रोल की स्थिति आ रही है। देखिए, एक को हमने कहा व्यापारिक या कॉमर्शियल एक्टिविटीज, और दूसरे को कहा गया पॉलिटिकल एक्टिविटी। यह जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली देखती थी, और यह जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी इसको किसके तहत कर दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत। तो दूसरी चीज आप क्या कहेंगे, बाइफरकेशन हुआ फंक्शंस का कॉमर्शियल और पॉलिटिकल में, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये कि ये जो बाइफरकेशन हुआ तो जाहिर सी बात है कि दो एरिया आप क्रिएट कर रहे हो, तो दोनों एरिया को रेगुलेट करने वाली, कंट्रोल करने वाली, देखने वाली एक संस्था चाहिए। तो ये संस्था भी बनी, और जो कॉमर्शियल था यानी जो आर्थिक या व्यापारिक क्षेत्र था उसको कंट्रोल करने के लिए जो संस्था बनी या जो संस्था थी उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये किससे जुड़े हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, राजनीतिक जो थी, उसके लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसमें थे 6 मेंबर, और ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से इनको अपॉइंट किया जाता था। और इस जब हम कहते हैं पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल में दो चीज़ें आती हैं, सिविल भी और दूसरा जो बैटल वार था, मिलिट्री। तो 3 बात हो गई, काउंसिल का कंपोजिशन, कार्यों का विभाजन, और डुअल कंट्रोल आ रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपॉइंट होते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन से इनकी नियुक्ति होती थी। तो ये 3 मेजर चीजें हो गई। अब जो चौथी चीज थी, जो चौथी बात थी
कि इसमें पहली बार ये कहा गया कि क्षेत्रीय विस्तार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इस पॉलिसी को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सेंटेंस पे याद कीजिए जो एक्ट होता है। एक्चुअली कहते हैं हिंदुस्तान में ना कि कोई कानून बनता है उसके पहले उसके तोड़ निकल जाते हैं, रास्ते निकल जाते हैं। इसमें यह कहा गया कि कंपनी अब अपने क्षेत्रों का विस्तार नहीं करेगी, लेकिन किसके माध्यम से? आक्रामक युद्ध के माध्यम से, ऑफेंसिव वॉर। इसका मतलब यह हो कि डिफेंसिव वॉर हो सकता था, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। जैसे इंडिया की पॉलिसी इस समय क्या है? हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि हमने अतीत में भी किसी पर अटैक नहीं किया। अलेक्जेंडर ने हमारे ऊपर अटैक किया, मुगलों ने हमारे ऊपर अटैक किया, अफगानों ने हमारे ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया। हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। हम इस पॉलिसी को अब भी मानते हैं, लेकिन इसको उस समय कहा गया कि कंपनी जो है आक्रामक युद्ध, ऑफेंसिव वार के माध्यम से एक्सपेंशन नहीं करेगी अपने क्षेत्रों का। इसका मतलब डिफेंसिव वार कर सकती थी। यदि मान लीजिए कि हैदर अली यानी मैसूर स्टेट बंगाल पे आक्रमण करता, तो क्या कंपनी खड़ी रहती? नहीं। और युद्ध होता और ये जैसा कि बाद में हुआ, इन्होंने टिप्पू सुल्तान को हराया, तो उस क्षेत्र का क्या करेंगे? ये उसको अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। तो हकीकत तो ये है कि इट वाज जस्ट इन रिटन, एक डेड लेटर जैसी हालत थी। इस पॉलिसी को अंग्रेजों ने कभी छोड़ा ही नहीं। और आप जानते हैं कि जो पॉलिसी शुरू से 1757 से इन्होंने अडॉप्ट की, वह 1856 यानी अवध को जब इन्होंने मिलाया, उसके बाद आप जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो 1856 तक पॉलिसी चलती रही, लेकिन उन्होंने कहा जरूर था 1784 में कि हम अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। और आखिरी बात जो आपको याद रखनी है वह यह कि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी या बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको सुप्रीम बना दिया गया। और ये जो बॉम्बे था, बॉम्बे और मद्रास, एक प्रकार से ये दोनों क्या हो गए? अधीनस्थ हो गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी and Madras presidency came under the subordination of बंगाल गवर्नर जनरल, पूरी तरीके से। फिर याद कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक नया एक्ट आता है तो वह पुराने से एकदम अलग नहीं होता, उसकी बैकग्राउंड ही पुराना होता है। तो आप इवन किताब में भी पिछला चैप्टर अगले चैप्टर से और अगला चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा होता है। तो आपको यहाँ याद करना पड़ेगा कि 1773 में क्या हुआ था। 1773 में यह जो सबॉर्डिनेशन था वह केवल पॉलिटिकल था, फॉरेन अफेयर में। लेकिन अब क्या हुआ? 1784 में एक्ट में कहा गया कि नहीं, केवल पॉलिटिकल या फॉरेन अफेयर के मामले में नहीं, बल्कि सारे मामले में बंगाल के अधीन होंगे कौन? बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज और उसके गवर्नर। तो एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।